Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of June 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की PDF चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज एंजॉय योर स्वेट बिकॉज हार्ड वर्क डजंट गारंटी सक्सेस बट विदाउट इट यू डोंट हैव अ चांस। आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, मस्क वोज टू ब्रिंग टेस्ला टू इंडिया एज सून एज पॉसिबल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो US की विजिट पर है वहाँ, और उस विजिट में स्टेट विजिट पर वहाँ पर वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स और पर्सनालिटी से मीटिंग कर रहे हैं। तो उसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग जो बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स हैं मिस्टर एलॉन मस्क उनसे हुई और उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपना जो कमिटमेंट है उसको रीट्वीट किया। और एलॉन मस्क के अकॉर्डिंग जो टेस्ला है वो बहुत जल्द ही इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी। हालांकि अगर हम बात करें टेस्ला की एंट्री को लेकर के तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही टेस्ला की एंट्री की बात हो रही है। पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूअसली टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में एंटर करना चाह रही है, बट बिकॉज ऑफ द सर्टन रिस्ट्रिक्शन दैट इंडियन गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग ऑन टेस्ला और कई सारी ऐसे कंडीशन जिनको लेकर के कंसेंसस नहीं बन पा रही, इसीलिए टेस्ला को इंडिया में एंट्री नहीं मिल रही है। और उसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के इस मीटिंग में भी यही बात हुई। टेस्ला इज eager to India as soon as possible. It is quite obvious कि India is actually offering a very huge market to Tesla और टेस्ला आज के टाइम में इंडिया को एज अ मार्केट इग्नोर नहीं कर सकता। बट इंडिया की अपनी कुछ कंडीशंस हैं कि केवल इंडिया को एज अ मार्केट डील ना किया जाए। अगर टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को लेकर आता है और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने की बात करता है तो प्रोबेबली गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सोच सकती है। इसके अलावा टेस्ला की अपनी कुछ कंडीशंस हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर के, टैक्सेस एंड टैरिफ को लेकर के, और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से जो गवर्नमेंट है और जो कंपनी है उसके बीच में कंसेंसस नहीं बन पा रही। हालांकि इस मीटिंग में एलन मस्क ने रीट्वीट किया कि वो इंडिया में आने के लिए काफ़ी ईगर है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें इंडियन गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में कुछ कंसेंसस देखने को मिले। एज ऑफ नाउ दिस मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल जो कि इसी न्यूज़ के साथ ही अटैच है। मोदी लेसन्स एम्फेसाइज्ड डेमोक्रेसी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अपनी स्टेट विजिट पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कई सारे डाइवर्सिफाइड एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, पॉलिसी एनालिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इकोनॉमिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, उन सब से मिल रहे हैं। उस ड्यूरेशन में इस पर्टिकुलर इशू पर बात करी जा रही है कि किस तरीके से इंडिया और US के बीच में जो रिलेशन है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर किया जा सके और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। और इस स्टेट विजिट पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के डिफरेंट अचीवमेंट्स को भी एम्फेसाइज किया और जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं कैसे उनको कंट्री ओवरकम करेगी, इस पर्टिकुलर इशू पर भी अपने पॉइंट रखे। और इसके अलावा कैसे डेमोक्रेसी को सेटअप किया जा सकता है कि जैसे रिसेंट टाइम में हमें एंटी ग्लोबलाइजेशन और कई सारी कंट्रीज़ में ऑटोक्रेटिक सेटअप देखने को मिल रहा है। तो उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया कि डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल और कैसे कंट्रीज़ और इंडिया और US जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रेंथन कर सकता है। तो कई सारे ऐसे इशूज़ पर बात हुई। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सेंसेक्स हिट्स न्यू रिकॉर्ड, स्मॉल मिड कैप राइज टू। तो 6 महीने के बाद जब जो इंडियन स्टॉक मार्केट थी उसने नया हाई अचीव किया तो उसके आफ्टर 6 मंथ 30 शेयर BSE सेंसेक्स ने दोबारा से नया रिकॉर्ड अचीव किया है ऑन वेडनेसडे। और दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट में हमें इंक्रीज़ देखने को मिला। अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, FPIs की बात करें, तो FPI ने अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ के वर्थ के जो शेयर हैं वो खरीदे हैं। जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 550 करोड़ के जो शेयर हैं उनमें इन्वेस्ट किया है। तो FPI और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और FPIs और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दोनों के ही इन्वेस्टमेंट जो है वो वेडनेसडे को इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। और कल हमें कुछ ब्लॉक डील्स भी देखने को मिली और कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस भी किया था कि रिसेंट टाइम में गिवन मई के मंथ में हमें जो ब्लॉक डील्स हैं वो इंक्रीज़ होती हुई दिख रही हैं। तो अगर हम कल की ब्लॉक डील्स की बात करें तो पीरामल एंटरप्राइजेस सोल्ड श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड शेयर थ्रू ब्लॉक डील्स, और जिसमें से मॉर्गन स्टैनले ने अकेले 2.18 मिलियन के जो शेयर्स थे वो खरीदे हैं। तो सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 63,588.31 पर क्लोज हुआ।
जो कि अपने प्रीवियस हाई जो कि दिसंबर में देखने को मिला था उससे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स जो है वो ऊपर है। और यही सेम ट्रेंड हमें निफ्टी 50 जो ब्लू चिप्स कंपनीज हैं उसमें देखने को मिला। हालांकि अपने जो प्रीवियस हाइक्स था निफ्टी 50 का उससे कुछ फॉल शॉर्ट रही निफ्टी में उतना ज़्यादा हाइक देखने को नहीं मिला जितना कि सेंसेक्स में था। हालांकि निफ्टी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी and both the indices made a fresh close high, that is 63,523.15, and Nifty has touched a height of 18,856.85. तो फाइनली हमें मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड देखने को मिला, पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। इसका रीज़न जो रहा कि जो FPI हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नाउ टर्निंग एज बायर आफ्टर बीइंग द सेलर इन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। RBI सीक्स ईजियर राइट ऑफ नॉर्म्स आफ्टर ED नोटिस टू एक्सपोर्टर्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ प्रपोजल्स दिए हैं। किस चीज़ से रिलेटेड प्रपोजल, किस इशू से रिलेटेड प्रपोजल? तो जो राइट ऑफ नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स करने की बात कही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो एक्सपोर्टर्स रिसीवेबल्स, जो अनपेड रिसीवेबल्स एक्सपोर्टर्स के पास होते हैं, उसको लेकर के जो राइट ऑफ नॉर्म्स हैं उसको रिलैक्स करने की रिकमेंडेशन दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आफ्टर द नोटिस गिवन बाय ED दैट इज इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो कुछ अभी रिसेंटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ एक्सपोर्टर्स को नोटिस इशू किए थे रिलेटेड टू दीज अनपेड रिसीवेबल, और उसके बाद से जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने अपना कंसर्न रेज किया था अनपेड रिसीवेबल को लेकर के, क्योंकि रिसेंटली ED ने कुछ एक्सपोर्टर्स को के अगेंस्ट कुछ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने की बात करी थी और उनको नोटिस दिया था कि उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज नॉर्म्स, जो फेमा के नॉर्म्स हैं, उनको वॉयलेट किया है थ्रू दीज अनपेड रिसीवेबल, जो कि एक्सपोर्टर्स अपने डे टू डे बिजनेस में रिसीव करते हैं। तो इसको लेकर के जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने अपने कंसर्न रेज किए थे ED के नोटिस के बाद, और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट से को रिकमेंडेशन दी कि प्रॉब्ली जो राइट ऑफ नॉर्म्स हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि एक्सपोर्टर रिसीवेबल्स को जब इनकैश करते हैं तो उन नॉर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देना चाहिए, जिससे कि जो ये एलिज्ड वॉयलेशन हो रहा है फेमा का, व्हाट इज दिस फेमा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हालांकि अगर हम ED के टर्म्स में आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज के जो नॉर्म्स हैं उसको वॉयलेट किया है एक्सपोर्टर्स ने, एंड मेनी इंडियन कंपनीज हैव अनरिकवर्ड ड्यूज फ्रॉम देयर एक्सपोर्टर्स बिकॉज ऑफ दीज टाइटर रिटर्न ऑफ नॉर्म्स। और रिसेंटली RBI के जो मास्टर डायरेक्शन है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर के और रिसीवेबल को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड दैट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स स्टिपुलेटेड हाउ मच ड्यूज मस्ट बी रिटन ऑफ, or according to the current status any dues up to 5% of total export proceed of a company can be written off by a company itself। और अगर ये 5% का थ्रेशोल्ड एक्सीड होता है then it would have to be written off by the authorized dealer only। authorized dealer means जो authorized बैंक है, कौन से authorized बैंक, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए जिनको ED ने और RBI ने ऑथोराइज किया है, ऐसे पर्टिकुलर बैंक से ही, ऐसे पर्टिकुलर डीलर से ही उसके ऊपर के जो प्रोसीड्स हैं, जो उसके ऊपर के जो ड्यूज हैं, उनको रिटर्न ऑफ किया जा सकता है। एंड इन बोथ सिनेरियोज द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द सपोर्टिंग एविडेंस टू दिस पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड बैंक, और जो कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि कंपनी हैज़ एग्जॉस्टेड ऑल द रिकवरी ऑप्शन। तो इन्हीं पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेकर के, रिसीवेबल्स को लेकर के, फॉरेन एक्सचेंज के वॉलेशन को लेकर के ED ने अपने नोटिस इशू किए। तो उस नोटिस के बाद एक्सपोर्टर्स ने RBI से अपना कंसर्न रेज किया, और फिलहाल RBI ने रिकमेंडेशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ ये नॉर्म्स हैं उनको ईज आउट कर दिया जाए, जिससे कि उन्हें बिजनेस करने में आसानी रहे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। मोदी लेड योगा इवेंट एट UN हेडक्वार्टर्स एंटर्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कल योगा डे था जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टेट विजिट पर हैं, वहां पर उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उस इवेंट में इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको पोर्ट्रेट किया। तो बेसिकली एक योगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने योगा को ट्रूली यूनिवर्सल और फ्री फ्रॉम कॉपीराइट और पेटेंट जो है वो एम्फसाइज किया। ऐसा कहा जा रहा है कि जो हिस्टोरिक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था UN हेडक्वार्टर में एट 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा,
उसे कई सारे टॉप यूएन ऑफिशियल्स ने, डिप्लोमैट्स ने, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने, इंडिविजुअल्स ने अटेंड किया एंड दिस पर्टिकुलर इवेंट हैज़ मेड इट्स एंट्री इनटू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड किस लिए? द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम मोस्ट नेशनैलिटीज़, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में। सो दिस पर्टिकुलर इवेंट हैज़ क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़ एंड इफ वी कॉल मोस्ट नेशनैलिटीज़। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एमिड पुश बैक फ्रॉम राइट एक्टिविस्ट्स ड्राफ्ट लाइफ एनिमल एक्सपोर्ट बिल विदड्रॉ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लाइफ स्टॉक और लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन बिल 2023 को प्रेजेंट किया था। हालांकि इस बिल को कई सारे एक्टिविस्ट जो हैं, राइट एक्टिविस्ट हैं, उनसे अपोजिशन देखने को मिला। तो फाइनली इतने सारे अपोजिशन के बाद जो पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा था ऑन दिस लाइफ स्टॉक बिल, उसको फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता तो डेफिनेटली इस बिल के थ्रू जो लाइव एनिमल्स हैं उनका एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट होता। सो दिस विल पेव द वे फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द लाइव एनिमल्स। जो लाइव एनिमल्स हैं उनके एक्सपोर्ट के लिए रास्ता और ज़्यादा आसान हो जाता। हालांकि गवर्नमेंट का क्या लॉजिक था, गवर्नमेंट का क्या रैशनल था इसके पीछे? गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स का ही कहना था कि जो अभी करंटली जो बिल एक्टिव है दैट इज लाइफ स्टॉक इंपोर्टेशन बिल, अगर इस बिल को देखें तो ये बिल जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है और प्री इंडिपेंडेंस सेंट्रल एक्ट है और डेफिनेटली आज के टाइम से इसको अलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में जो सैनिटरी रिलेटेड कंडीशन, साइको सैनिटरी रिलेटेड जो मेजर्स हैं, हेल्थ रिलेटेड जो मेजर्स हैं, हाइजीन रिलेटेड जो मेजर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनका स्टैंडर्ड हाई हो गया है। तो इस बिल का जो अगर हम देखें तो 1898 का बिल है ये, जो डेफिनेटली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्री इंडिपेंडेंस का बिल है। तो इसको आज के टाइम से अलाइन करने की जरूरत थी और उसी अलाइनमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये नया बिल प्रपोज किया था, लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट बिल 2023। हालांकि अगर डिस्कशन की बात करें तो जो कंसल्टेशन हुआ, जो प्री कंसल्टेशन या प्री डेलिब्रेशन हुआ, उसमें ये ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट को रियलाइज हो कि फाइनली अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, अभी और टाइम की ज़रूरत है जिससे कि लोग समझ सकें व्हाट इज़ दिस प्रपोज ड्राफ्ट ऑल अबाउट और ये कैसे आगे लाइफ स्टॉक के इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन में चेंज लाएगा। तो फर्दर कमेंट सजेशंस की रिक्वायरमेंट को देखते फिलहाल गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस ले लिया है। सो दिस इज अ रो ओवर द बिल। जो राइट एक्टिविस्ट थे उनका ये कहना था कि एक्सपोर्ट ऑफ लाइफ एनिमल ये प्रमोट करेगा, इसलिए उस बिल को कंटिन्यूसली अपोज कर रहे थे। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $5.11 मिलियन वर्थ के लाइव एनिमल्स जो हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में एक्सपोर्ट किए, जिसमें से शीप और गोट जो है वो मेन हैं। और अपोजिशन किनसे देखने को मिला? जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, राइट विंग ग्रुप्स हैं और जो जैन रिलीजियस लीडर्स हैं, वो इस पर्टिकुलर बिल को अपोज कर रहे थे। उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट gave only 10 days to receive the comment and suggestion from the stakeholders, importers and exporters and that is why more time is needed। और let us see, फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने इस लाइफ स्टॉक बिल को वापस ले लिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट मोल्स assured pension at 40 to 45% आफ्टर OPS रीलुक। तो अगर हम NPS और OPS की बात करें, NPS मीन्स न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम भी इसको में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और इसके बाद OPS मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम। और जब से गवर्नमेंट ने ये NPS लाई, जब से ये एलिगेशन हमेशा से गवर्नमेंट पे लगता आ रहा है, गवर्नमेंट ने ये स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा जो सोशल राइट्स हैं, जो सोशल सिक्योरिटी राइट्स है, जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनको ओवरकम किया है। कई सारे इवन सेक्टर्स में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको दोबारा से लाने के लिए डिमांड उठती रहती है। तो उसी को लेकर के सेंटर विल लाइकली टू अश्योर इट्स एम्प्लॉय अ मिनिमम पेंशन ऑफ 40 to 45% ऑफ देयर लास्ट विथड्रॉन सैलरी। क्योंकि अगर हम NPS को देखें तो NPS का एक पिक्यूलियर पॉइंट है, जो NPS मीन्स जो नई पेंशन स्कीम आई है उसका एक पिक्यूलियर पॉइंट है कि उसमें जो भी पेंशन बनेगी वो करंट मार्केट लिंक्ड पेंशन है। जो मार्केट रिटर्न्स हैं, जो डिडक्शंस हो रहा है एम्प्लॉय की सैलरी से पेंशन के फॉर्म में, उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है और मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग पेंशन दी जाएगी नई पेंशन स्कीम में। जबकि OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें ऐसा कोई मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम का प्रोविजन नहीं था, उसमें कैलकुलेशन का प्रॉपर मेथड था। उस कैलकुलेशन जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसके अकॉर्डिंग पेंशन कैलकुलेट होती थी और वही फिक्स्ड पेंशन जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉय को और उसकी फैमिली को मिलती थी। और इसीलिए कई सारे सेक्टर में कहा जा रहा है कि दिस इज अ रिस्की वेंचर, जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक पेंशन जैसे सोशल सिक्योरिटी फंड को मार्केट लिंक कर दिया है। एंड दैट इज वाई फ्रॉम नंबर ऑफ सेक्टर्स गवर्नमेंट आर एक्चुअली फेसिंग द अपोजिशन फॉर दिस न्यू पेंशन स्कीम।
तो इसी को लेकर गवर्नमेंट जो थी वो री लुक कर रही थी, या बोलते हैं रिव्यू कर रही थी दोबारा से ओपीएस को। और गवर्नमेंट जो है वो प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंश्योर करेगी, उनको इस बात के लिए अश्योर करेगी कि जो नई पेंशन स्कीम है उसके तहत गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रखेगी कि एटलीस्ट लास्ट डाउन सैलरी का 40 to 45% जो है वो एम्प्लॉयज़ को एज अ पेंशन मिलता रहे। क्योंकि कुछ स्टेट्स ने अभी भी जो एनपीएस है उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि स्टेट्स में अपनी जो डिफरेंट पार्टीज़ है, जहाँ पर बीजेपी रूलिंग पार्टी नहीं है, वहाँ पर बेसिकली स्टेट्स ने ओपीएस को ही अलाउ करके रखा है, नई पेंशन स्कीम्स को नहीं अलाउ किया है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इस पर्टिकुलर इशू को रीलुक कर रही है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये अश्योरेंस देने जा रही है कि जो एनपीएस है, जो स्टेट्स एनपीएस रखेंगे, जो एम्प्लॉयज़ एनपीएस ऑप्ट करेंगे, उनको उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का मिनिमम 40 to 45% तो मिलेगा ही, और जो बाकी अमाउंट है दैट विल बी मार्केट लिंक। द मूव कम्स आफ्टर गवर्नमेंट सेट अप द कमेटी इन अप्रैल टू रिव्यू द पेंशन स्कीम इन अ ईयर पेपर्ड विद द स्टेट इलेक्शंस। क्योंकि आगे आने वाले जो नेशनल इलेक्शंस हैं 2024 में, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है, क्योंकि कई पार्टीज़ ने भी बोला है कि अगर वो आएंगे रूलिंग में तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर देंगे। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ सेट अप वन रिव्यू कमेटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और गवर्नमेंट ने रीलुक किया इस करंट पेंशन सिस्टम को और ओपन ओपीएस को, और ये देखा कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कन्विंस किया जा सकता है इस नई पेंशन स्कीम के लिए। एंड एज पर द करंट नेशनल पेंशन स्कीम रिक्वायर्स एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी एंड गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 14%। तो डेफिनेटली जितने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए ये न्यूज़ एप्लीकेबल है। और जो भी पैसा इकट्ठा होगा इस डिडक्शन से 10% और 14% से, इसको मार्केट में लगाया जाएगा। मार्केट रिटर्न के बेसिस पर जो कॉर्पस होगा उस पर जो मार्केट रिटर्न आएंगे उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट जो है पेंशन देंगे। एंड दैट इज़ वाई इसको अब बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिल रहा था। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। सेंसेक्स हिट्स ऑल टाइम हाई, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था कि अपने 6 महीने दिसंबर की हाइट के बाद फाइनली हमें जून में एक सिग्निफिकेंट हाइक देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में। रीजन बिहाइंड जो एफपीआई इन्वेस्टर्स दे आर टर्निंग नेट बायर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नो चेयरमैन फॉर 6 of 11 स्टेट रन बैंक्स फॉर ईयर्स। उस टाइम में जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर में कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मेजर्स ले रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, उस सबके अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सारे मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक, और अगर हम पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की बात करें तो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है। और कुछ बैंक्स में तो ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट है ये पिछले कई सालों से, अगर हम बोले मोर देन 2 years, पिछले कई सालों से वैकेंट है। जैसे कि यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, Indian Bank and Central Bank of India do not have any non-executive chairman. So these are the banks जहाँ पर अभी भी कोई नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है। और कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं जहाँ पर 2 साल से ज़्यादा ये पोस्ट जो है वैकेंट है। और अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस में। एंड दैट इज़ वाई दिस पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम आरबीआई के मेजर्स को देखें तो जितने भी मेजर्स आरबीआई ले रही हो वो फ्यूटाइल हैं अगर कोई एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या कमर्शियल बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं है। तो फिलहाल के लिए 6 ऐसे बैंक्स हैं, 11 स्टेट रन बैंक्स में से 6 ऐसे बैंक्स हैं जहां पर अभी तक कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंटेड नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 2 states breach नीति's 3 व्हीलर टारगेट फॉर 7 years ahead of plan। तो नीति आयोग ने 2 व्हीलर सेगमेंट, स्पेशली यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए गवर्नमेंट ने फेम स्कीम के तहत बहुत सारे टारगेट सेट किए थे कि कितना पेनिट्रेशन होगा 3 व्हीलर का, कितना पेनिट्रेशन होगा 2 व्हीलर्स का। तो अगर हम 3 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो 3 व्हीलर्स के लिए गवर्नमेंट ने स्टेट्स के लिए 80% का टारगेट रखा था कि 80% जो हैं स्टेट्स में जो 3 व्हीलर्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। लेकिन अगर हम देखें रिसेंटली तो कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी नीति आयोग का जो टारगेट है 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन का इन केस ऑफ 3 व्हीलर कैटेगरी, उसको ब्रीच कर दिया। जैसे कि छत्तीसगढ़, आसाम, दे हैव ऑलरेडी ब्रीच द नीति आयोग 80% इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन इन 3 व्हीलर सेगमेंट बाई 2030। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड आर
within the striking distance and it shows the data from the वाहन डैशबोर्ड ऑफ द कैलेंडर दिस ईयर। तो जून 20 तक का अगर हम वाहन डैशबोर्ड का डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग कई सारे स्टेट्स हैं जो बहुत पीछे हैं इस 80% पेनिट्रेशन के टारगेट से। 80% ई व्हीलर पेनिट्रेशन कब तक के लिए, 2030 तक गवर्नमेंट ने यानी नीति आयोग ने टारगेट सेट किया, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 स्टेट्स ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ और आसाम, दे हैव ऑलरेडी ब्रीच्ड दिस पर्टिकुलर पेनिट्रेशन टारगेट दैट इज सेट बाय नीति आयोग। तो लेट अस सी जो गवर्नमेंट ने फेम के तहत जो कई सारे टारगेट रखे हैं डिफरेंट ईयर्स में, उसमें कितना अचीवमेंट स्टेट्स करते हैं। टारगेट ब्रीच करने का मतलब दे हैव ऑलरेडी अचीव दिस 80% पेनिट्रेशन, जो कि छत्तीसगढ़ आसाम जो है वो टॉप लिस्ट पे है। छत्तीसगढ़ में 88.25% इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ऑलरेडी 88.25% जो है वो 3 व्हीलर्स आ चुके हैं। आसाम में 82.48, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड जो है वो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टारगेट को टच करने वाले हैं। सो लेट अस सी कि जो अदर स्टेट्स हैं वो किस तरीके से इस रेस में शामिल होते हैं। फिलहाल के लिए 3 व्हीलर सेगमेंट में गवर्नमेंट का जो टारगेट है नीति आयोग का, दैट इज बीइंग अचीव्ड बाय डिफरेंट स्टेट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि 2030 तक का ही टारगेट था, लेकिन कई सारे स्टेट्स ने इसको पहले ही ब्रीच कर लिया, पहले ही अचीव कर लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गूगल्स मेक इन इंडिया प्ले हैज़ लोकल वेंडर्स डिवाइडेड। तो गूगल ने जब से अनाउंस किया है कि वो पिक्सल मोबाइल फ़ोन इंडिया में असेंबल करेंगे, इंडिया में बनाएंगे, उसके बाद से लेकर के इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हमें देखने को मिल रहा है। गूगल हैज़ बिन लुकिंग टू शिफ्ट इट्स कैपेसिटी और असेंबलिंग यूनिट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। चाइना में अभी फिलहाल के लिए असेंबलिंग यूनिट है और कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के गूगल जो है इसको शिफ्ट करना चाह रहा है इंडिया में, जस्ट टू क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग बेस। जैसे हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि पैंडेमिक के बाद से डाइवर्सिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग बेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। कंपनीज जो हैं वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं और गूगल भी उसी पर्टिकुलर लाइन में है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, गूगल हैज़ सेंट अ टॉप टीम टू स्काउट अराउंड द सप्लायर्स विच इंक्लूड डिक्सन, लावा, फॉक्सकॉन बिफोर दे स्टार्टेड द टॉक विद इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज अवर प्राइम मिनिस्टर। तो उससे पहले उन्होंने अपनी टॉप टीम जो है एग्जीक्यूटिव्स की टीम्स हैं उनको, जो उनके सप्लायर्स हैं डिफरेंट एरियाज में, उनसे बात करने के लिए, उनसे नेगोशिएट करने के लिए, जो वेंडर्स हैं गूगल के उससे नेगोशिएट करने के लिए अपनी एक टीम बना दी। हालांकि अगर हम बात करें वेंडर्स की, तो वेंडर्स जो हैं जैसे डिक्सन हो गया, लावा हो गया, फॉक्सकॉन का, दे आर डिवाइडेड ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, क्योंकि PLI स्कीम के तहत जो है वो गूगल ये मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है इंडिया में सेटअप करना चाह रहा है। तो लेट अस सी कि अभी इनको लेकर कैसे कंसेंसस बनेंगे, क्या एग्रीमेंट बनता है वेंडर्स के बीच में या नहीं, और अगर ये बात आगे एग्जीक्यूट होती है तो प्रॉब्ली आगे आने वाले टाइम में कब तक गूगल इंडिया में अपना जो कैपेसिटी और असेंबलिंग का जो प्लांट है वो इंडिया में स्टैब्लिश कर पाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FPI इनफ्लोज हेल्प रुपी बाउंस बैक, बक में ट्रेंड। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सेंसेक्स में और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला, न्यू हाई देखने को मिले। उसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया कि हमें FPI में एक सडन सर्च देखने को मिले। FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर टर्निंग एज बायर्स, और उसी की वजह से सिर्फ हमारे सेंसेक्स या हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस ही इंप्रूव नहीं हुई, जो इंडियन रुपी है वो भी अपने 2 दिन के लॉस से रिकवर किया है। इंडियन रुपी में फाइनली हमें गेन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस FPI इनफ्लो इन इंडिया। सो दिस कम्स एज अ bank sold the greenback, यानी greenback means dollar, on behalf of the exporters and for more foreign funds inflow into domestic equities as per the market participants। तो जो रुपी है वो 82.04 पर डॉलर पर सेटल हुआ ऑन वेडनेसडे, जबकि जो उसका प्रीवियस क्लोज था वो 82.12 था। तो रुपी में हमें स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली। रीजन बिहाइंड FPI इनफ्लो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डॉलर सेल करना पड़ा। So that is all for today students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.